नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर के वीडियो शिक्षण में मैं महेश मणि त्रिपाठी हिंदी शिक्षक आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी शिक्षण में कक्षा 12वीं के काव्य खंड से आलोक धनवा द्वारा लिखित कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आलोक धनवा जी का जीवन परिचय। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। जैसे जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। इनकी 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का भी उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बालमन जिन्हें छूना चाहता है। बच्चे जिन्हें छूना चाहते हैं और बच्चे उन्हें छूना ही नहीं चाहते बल्कि उसके पार जाना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो जो कि अंधेरे का प्रतीक है के बाद में शरद जो उजाले का प्रतीक है की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो आइए पढ़ते हैं आलोक धनवा द्वारा लिखित कविता पतंग।
सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इसकी व्याख्या देखते हैं पतंग कविता की कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। बौछारें किस महीने में आती हैं? हिंदी पंचांग के अनुसार वर्षा ऋतु में बौछारें आती हैं। बरसात होती है तभी बौछारें आती हैं। भादो गया। यहाँ कविता की व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी पंचांग के अनुसार जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं 6 हैं। 6 ऋतुएं हैं। पहला है ग्रीष्म, और इन ऋतुओं, ये ऋतुएं जो हैं वह मास के अनुसार हैं, हिंदी मास के अनुसार हैं। जो ग्रीष्म ऋतु है यह जेठ और आषाढ़, जेठ और आषाढ़ महीने को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। श्रावण यानी सावन का महीना जो कि अभी चल रहा है, तो श्रावण मास और भाद्रपद इसको वर्षा ऋतु कहा जाता है। अश्विन यानी क्वार और कार्तिक इनको शरद ऋतु कहा जाता है, सर्दी का ऋतु, जाड़े का ऋतु। मार्गशीर्ष यानी अगहन और पौष महीने को हेमंत ऋतु कहा जाता है। माघ और फाल्गुन महीने को शिशिर कहा जाता है। चैत और वैशाख महीने को वसंत कहा जाता है। इस प्रकार से 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। एक बार फिर से ध्यान से सुने कि ग्रीष्म जेठ और आषाढ़ के महीने को, वर्षा श्रावण और भाद्रपद को, भादो के महीने को, शरद अश्विन यानी क्वार और कार्तिक महीने को, हेमंत मार्गशीर्ष यानी अगहन और पौष के महीने को, शिशिर यानी माघ और फाल्गुन के महीने को, वसंत यानी चैत और वैशाख के महीने को। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कि जो बरसात का ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वह सावन और भाद्रपद के महीने में होता है। यानी सावन तो बीत ही गया, भादो भी बीत गया, यानी बरसात बीत गया, अब सवेरा हुआ। बरसात के बाद का जो सवेरा होता है वो कैसा होता है वो हम देखेंगे। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा कैसा हुआ? जैसे खरगोश की आंखें होती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा
कि खरगोश की आंखें जो होती हैं और सुर्ख लाल होती हैं। तो इसी तरीके से बरसात के बाद का जो सवेरा होता है वह लाल सवेरा होता है, बहुत चमकीला सवेरा होता है। और इसके बाद क्या आता है? शरद आया पुलों को पार करते हुए। इसके बाद में शरद ऋतु आया, जाड़े का ऋतु आ गया। कैसे आया? पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। शरद आया, जैसे कोई बच्चा है और वह साइकिल चला करके आ रहा है। उसकी साइकिल कैसी है? चमकीली साइकिल है। उसकी साइकिल कैसी है? नई साइकिल है। और जब नई और चमकीली साइकिल किसी को मिलती है तो वह तेज़ चलाता है। ऐसे ही, और तेज़ चलाने के साथ साथ क्या होता है? घंटी बजाता है। तो नई चमकीली साइकिल हो, तेज़ चलती हुई साइकिल हो, घंटी बजती हुई साइकिल हो, तो यह क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार से बरसात का ऋतु बीतने के बाद जो शरद ऋतु आया है, वह शरद ऋतु मानो पीछे के जो पुल हैं उन पुलों को पार करते हुए आया है। किस प्रकार से? जैसे नई चमकीली साइकिल हो, चमकदार है, ठीक है, और घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। जब घंटी बजती है तो घंटी किस चीज़ का प्रतीक है? घंटी आकर्षित करने का प्रतीक है। आप देखें, आपके पास पड़ोस मोहल्ले में कोई भी फेरी वाला आता है तो वह सभी बच्चों को आकर्षित करने के लिए क्या करता है? किसी न किसी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाता है, किसी न किसी प्रकार की घंटी बजाता है, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, उसकी तरफ आकृष्ट हो जाएं। तो वैसे ही शरद आया घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, और साथ ही साथ चमकीले इशारे से बुलाते हुए। किसको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। शरद आया चमकीले इशारे से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु में आकाश बहुत मुलायम होता है, आकाश में भारीपन नहीं होता है, हवाओं का दबाव नहीं होता है। और जब वह हवाओं का दबाव नहीं होता है, वह मुलायम होता है, तो इसलिए पतंग बहुत ही आसानी से उड़ जाता है। पतंग में कोई मोटर नहीं लगा होता है, सामान्य सा होता है, कागज़ का, हल्के कागज़ का होता है। उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ शरद ऋतु जो है वह मानो सबको आकर्षित कर रहा है, सबको बुला रहा है कि देखो अब शरद ऋतु आ गया है। और अब जो मौसम आया है, यह मौसम है पतंग उड़ाने का मौसम। क्यों? क्योंकि आकाश मुलायम हो चुका है, और आकाश मुलायम हुआ है तो इसलिए अब पतंग उड़ाया जा सकता है। पतंग के बारे में बताया गया है, लिखा है कवि ने कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग की विशेषता क्या है? कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। पतंग बनाने में जो कागज़ प्रयुक्त होता है वह सबसे पतला कागज़ होता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो उसमें कमानी प्रयुक्त होती है, जो उसमें तीलियां प्रयुक्त होती हैं, उन तीलियों को कमानी कहा जाता है। वो तीलियां बांस की बनी हुई होती हैं और उन कमानियों पर वह पतला कागज़ चिपका करके ही पतंग बनाया जाता है। और कहा कि ऐसा ऋतु आ गया है, ऐसा मौसम आ गया है कि उसमें दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जिसको पतंग कहा जाता है वह उड़ जाता है। यह पतंग दुनिया की सबसे पतले कागज़ से बना होता है, इसलिए उड़ जाता है। यह सबसे पतली कमानी, और वो भी बांस की बनी हुई होती है, उससे उड़ जाता है।
और इसके बाद क्या होता है, जब पतंग उड़ जाता है तो शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब पतंग आसमान में उड़ता है, बच्चे उड़ाते हैं, तो क्या होता है कि किलकारियाँ गूंजने लगती है, लोग मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं। और जब बहुत सारे पतंग आसमान में उड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पतंग नहीं है, मानो तितलियों की नाजुक दुनिया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे जो होते हैं, नवजात बच्चे जो होते हैं, आप सभी ने देखा होगा नवजात बच्चों को, बहुत ही मुलायम, बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक, इतने नाजुक, इतने कोमल, इतने हल्के, जैसे कपास। कपास भी आपने देखा होगा, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो बच्चे भी जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जैसे कपास नरम, मुलायम, गद्दीदार होता है, वैसे ही नवजात बच्चे भी होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कब? जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बच्चे जब दौड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो पृथ्वी पर कुछ दूरी पे चल रहे हैं, वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि पृथ्वी ही उनके पैरों के नीचे आती चली जा रही है। जैसे कभी कभी आपने बस और ट्रेन की यात्रा की होगी, और बस और ट्रेन की यात्रा के दौरान अगर कभी आपने बस की यात्रा के दौरान अगर आपने सड़क देखा होगा, या ट्रेन की यात्रा के दौरान अगर आपने रेल की पटरियों को देखा होगा, तो ऐसे लगता है, या पृथ्वी को देखा होगा, तो ऐसे नहीं लगता कि आप जिस वाहन पर बैठे हैं, जिस गाड़ी पे बैठे हैं, वह आगे जा रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही पीछे की तरफ चली जा रही है। ठीक उसी प्रकार से जब ये छोटे बच्चे, ये नन्हे बच्चे, ये बेसुध बच्चे दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही घूमती हुई क्या हो रही है, उनके बेचैन पैरों के पास आती हुई चली जा रही है। जब वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर जब बेसुध बच्चे दौड़ते हैं तो जो ये कंक्रीट, ईंट और सीमेंट से बना हुआ छत होता है, वह भी उनके सामने नरम और मुलायम दिखने लगता है, बहुत ही नाजुक। नाजुक तो वास्तव में उनका पैर होता है, नाजुक वास्तव में तो उनका पैर होता है, लेकिन वो बेसुध बच्चे ये सब भूल जाते हैं, उन्हें वह छत ही नाजुक नरम दिखाई देने लगता है, छतों को भी नरम बनाते हुए और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वो चलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी एक दिशा में चलेंगे, सीधी गति से चलेंगे या एक गति से चलेंगे, नहीं, चारों दिशाओं में दौड़ते रहते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं। ठीक है, जैसे मृदंग बजाने वाला उछल कूद करके भी मृदंग बजाता रहता है, वैसे बच्चे भी जब चलते हैं तो उनके पैरों की जो थाप पड़ती है छतों पर, तो वह भी मृदंग की तरह बजती है, मृदंग की तरह सुनाई देती है सभी दिशाओं में। और जब वो चलते हैं कैसे, वो ऐसे सामान्य चाल से नहीं चलते, वो पेंग भरते हुए चलते हैं, जैसे वृक्षों की डालियाँ पेंग भरती हैं, हवाओं के झोंकों से आगे पीछे ऊपर नीचे वो झूलती रहती हैं, लहराती रहती हैं, वैसे ही वृक्षों की डाल की तरह ये बच्चे भी लचीले वेग से अक्सर पेंग भरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कहाँ? छतों के खतरनाक किनारों तक।
बड़े लोग अक्सर छतों के किनारों पर जा कर के सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह आभास रहता है, यह पता रहता है कि छत का जो बाहरी किनारा है, जो छत का किनारा है वह खतरनाक है। लेकिन बेसुध बच्चों को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं होता। वे छतों के खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं और उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनके बचने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ पतंग ही है, क्योंकि बच्चे छत पर हैं या छत के किनारे हैं, वह शुद्ध उन्हें नहीं है, वह बोध उन्हें नहीं है, वह ज्ञान उन्हें नहीं है। इन सारी बातों से वो अज्ञान हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन तो उनके पतंग के साथ ही लगा हुआ है। मानो वह पतंग की डोरी के सहारे ही लटक रहे हैं, चल रहे हैं। इसलिए उन्हें खतरनाक छतों के खतरनाक किनारों से बचाने का माध्यम जो है वह पतंग ही है, क्योंकि उनके शरीर में रोमांचित संगीत चल रहा है। पतंगों की जो ऊंचाइयां हैं, पतंग जो उड़ रहा है वही ऊंचाइयां उन्हें थामती हैं। मानो पतंग का जो धागा है उसी सहारे से वो रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी मन, उनका भी मस्तिष्क, उनका रोम रोम उसी पतंग के सहारे चल रहा है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। बच्चों की एक खासियत होती है कि अगर कहीं खतरनाक कोई कार्य करते हुए वो बच गए तो बार बार उसको करने की चेष्टा करते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उसको दोहराने चाहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कभी छतों के खतरनाक किनारों से, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई अगर पतली नाली है, कोई चौड़ी नाली है या पतली दीवार है या चौड़ी नाली है, उसको बांस के सहारे पार करना है, तो पहली बार में तो हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चे एक बार उसको कर लिए, पार कर लिए, तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार वो रिस्क लेते हैं, बार बार वो खतरनाक कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगता है, तो उनके मन में जो भय है, जो डर है, वह समाप्त हो जाता है और उस भय से बाहर आकर के वो निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं और फिर अपनी क्रिया जारी रखते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और ऐसी क्रिया करते हुए मानो वह बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि पृथ्वी ही उनके बेचैन पैरों के सामने सारी पृथ्वी आ जा रही है। मानो वे बच्चे अपने बेचैन पैरों से सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, वे सब ओर घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह, उनका जोश, उनका उमंग कई गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आलोक धनवा जी द्वारा लिखित कविता पतंग पूरा हुआ। धन्यवाद।